गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं आज 11वां टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी टीआरई 2 के लिए। ये हमारा 11वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज देखा है और उसका वीडियो भी अपलोड किया गया है। आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो देखिए, जब दो समतुल्य बट्टों के लिए जब क्रमिक छूट के समतुल्य जब बट्टा निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो पहला बट्टा 20 है छूट और 15% है, तो इसके लिए हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 20 और 15 को जोड़ेंगे और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 20 × 15 और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। देखिए 20 और 15 35 आता है और यहाँ से ये 20 से 5 बार में कटेगा 100 और फिर 5 से ये 3 बार में कट जाएगा 15। तो इस तरीके से 35 - 3 यानी कि हो जाएगा ये 32 इसका आंसर आएगा। यानी कि इस तरीके से 32% इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें हमारा सही जवाब है 32%। और इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक घनाकार बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस बॉक्स का आयतन क्या होगा। देखिए, तो यहाँ से इसको हम सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। देखिए, इसके पहले प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है कि इसमें जो क्रमिक जो बट्टा दिया हुआ है, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें माइनस करके दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 35 हो जाएगा और यहाँ से 20 से ये 5 बार में कटेगा और फिर 5 से ये 3 बार में कटेगा। इससे 3 हो गया, 35 में से 3 घटाएंगे तो 32% इसका आंसर है। दूसरा देखिए, इसमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये 7x हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई 5x और ये ऊंचाई 3x हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि प्रश्न से उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ से देखिए 2 × ये हो जाएगा, ये LB है यानी कि 7 और 5 यानी कि लंबाई है और ये 5 चौड़ाई है। तो 7 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² हो गया। ये BH है यानी कि 5 × 15 और x² हो जाएगा। और H और L यानी कि H का मान 3x है और L का मान है 7x, यानी कि इस तरीके से ये 3 7 21 और x² हो जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 2 और 2 यहाँ इधर ये साइड कर दिया है, तो 2 में गुणा करेंगे, 2 से ये हो जाएगा, ये 35 15 और 21 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, यानी कि 2 × 71 का स्क्वायर और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 27,832 के। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये x² का मान यहाँ से 196 आएगा और इस तरीके से देखिए x का मान जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि 196 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 14 हो गया। अब देखिए, इसमें आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि आयतन क्या होता है, LBH यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ LBH में देखते हैं, L का मान हो जाएगा, देखिए जैसे कि इसमें दिया है 7x फिर 5x और 3x, तो यहाँ से हम LBH करेंगे यानी कि 7x और ये 5x और यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो 7 5 35 या 105 और ये हो जाएगा x³, चूँकि x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए, यही इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है x³ और यहाँ पे 105 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए x का मान 14 आया हुआ है और उसका क्यूब निकाल देता है। तो 105 में आप 14 का क्यूब निकाल करके गुणा कराएंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर है। इसमें देखिए 2 का B आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा का B आंसर होगा इसमें। और इसका देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि राम और श्याम दिया हुआ है, ये काम को करते हैं और ये राम इसको इतने दिनों में करता है और श्याम 15 दिनों में पूरा कर सकता है और दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद से राम काम छोड़ के चला जाता है। तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए, इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि इसमें दोनों जो समय दिया रहता है दोनों का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हम 20/3 यानी कि ये भीन का एलसीएम हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको निकाल लीजिए। तो इसमें होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा और नीचे 3 और 1 का एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से
यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें सॉरी 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आ जाता है 60। अब देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 इसका ये हो गया, क्योंकि एलसीएम निकाल करके हम दोनों का यूनिट निकाल सकते हैं। टोटल कार्य ये हो गया। अब इसमें दिन से भाग करते हैं, यानी कि 15 से भाग करेंगे 4 में, तो ये 15 से भाग करेंगे 60 में तो 4 दिन होगा, यानी कि श्याम की जो क्षमता होगी 4। और 20/3 से भाग करेंगे 60 में, तो ये इसका 9 दिन जो आएगा वो क्षमता आएगा। देख लीजिए 60 में भाग करना है 20/3 से। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 60 और 20/3 से भाग करते हैं तो 60 × 3 और यहाँ पे बटा 20 हो जाएगा। 20 से 3 बार में कटेगा, यानी कि इस तरीके से 9 जो है कि इसका आएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9, इसकी क्षमता 9 हो गई, इसकी क्षमता 4 हो गई। अब यहाँ देखिए शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो देखिए टोटल कार्य है 60, यानी कि जो टोटल यूनिट यहाँ पे निकल गया है 60 जो एलसीएम निकाले थे। शेष कार्य हो गया 60, और चूँकि दोनों एक 9 दिन, एक की क्षमता 9 है और दूसरे की 4 है, तो 9 4 13, और चूँकि दोनों 60 में 4 दिन तक काम किए हैं तो उसमें हम गुणा करा देते हैं। तो 13 चौके 52, शेष काम जो हो जाता है वो 8 दिन हो जाता है। अब देखिए अभिष्ट समय कितना दिन होगा, यानी कि राम काम छोड़ के चला गया है, तो श्याम चूँकि क्षमता उसकी 4 है तो टोटल 8 काम बचता है, और 4 दिन इसकी क्षमता 4 है तो भाग करते हैं तो इसका 2 दिन आंसर आता है। इस तरीके से तीसरा का आंसर इसमें 2 हो जाएगा, 2 दिन। अब इसका अगला प्रश्न है कि देखिए राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, और इससे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसमें देखना है। आइए देखते हैं इसको भी। हम इसका क्रय मूल्य जो है कि 100 रुपया है, क्योंकि लाभ जो है दिया हुआ है 30%, तो जब लाभ 30% है तो हम देखते हैं कि इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 130 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए जो लाभ प्रतिशत होता है यानी कि लाभ गुणे 100, तो चूँकि देखिए इसमें 130 रुपया विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 है, तो इसका लाभ 30 रुपया होगा। 30 × 100 और यानी कि लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, यानी कि इसमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे ही कर रहा है कि उसका गणना की जाए अगर, तो कितना होगा। तो इसमें क्रय मूल्य का जो काम करेगा वो 130 ही काम, यानी कि विक्रय मूल्य ही करेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना करने के लिए बोल रहा है। तो 30 × 100 और 130 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 से 10 कटा सकते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 3, ये बच जाएगा 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 300, और नीचे जो बचेगा वो हमारा 13 बच जाएगा। इसमें भाग करने पर ये जो आंसर आता है वो 23.07% इसका आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से अगला। देखिए इसका 5वां प्रश्न है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान 0 है तो टैन और कॉट का मान निकालना है, टैन प्लस कॉट थीटा का मान। आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान 0 है। यहाँ से हम कर सकते हैं कि सेक इक्वल टू कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम देखिए कॉस को हम तोड़ते हैं तो कॉस सेक तोड़ते हैं तो सेक का जो मान होता है वो 1/कॉस होता है, यानी कि सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो सेक का मान हो गया 1/कॉस, और इधर कॉसेक का मान हो जाएगा 1/साइन। यहाँ से अब देखते हैं हम जब इसको हम क्रॉस कराते हैं तो ये देखिए यहाँ से 1 में साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे और कॉस में 1 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा साइन में 1 से तो साइन, और कॉस में 1 से करेंगे तो कॉस, और इधर चूँकि ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से sin/cos का मान जो होता है वो tan थीटा होता है। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ से जब हमने क्रॉस कराया तो इसको देखिए ये साइन है, यानी कि एक साइन जब यहाँ चला आएगा यानी कि cos के ऊपर, तो ये 1 इधर बच जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ ये साइन को यहाँ ला देता है। देखिए साइन जो है कि यहाँ चला आया तो साइन हो गया, और sin/cos, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 1। तो sin/cos का मान tan होता है, और tan थीटा का मान हो गया 1। हम जानते हैं कि tan थीटा में 1 का कितना मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि जब tan थीटा का मान 1 है, यानी कि थीटा का जो मान हो गया वो 45 डिग्री है, यानी कि tan का मान, थीटा का मान है 45 डिग्री। अब यहीं से आसानी से निकल सकता है कि अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो निकालना है, इसमें tan 45 और कॉट 45, यानी कि थीटा का मान तो क्लियर हो गया है कि 45 है। अब यहाँ से रख सकते हैं tan 45 का मान 1, और चूँकि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है तो कॉट 45 का मान भी 1 होता है। इस तरीके से 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 इसका आंसर होगा, यानी कि इस तरीके से 5वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका 2 इसका आंसर आएगा।
देखिए ये 6वां प्रश्न है, ये द्विघात समीकरण का सवाल है। इसका मूल अल्फा बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। तो इस तरीके से देख लेते हैं आइए इसे। और देखिए ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -2 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c का मान है। अब यहाँ से देखिए मूलों का योग दिया हुआ है, क्योंकि मूलों का योगफल कितना है तो 2 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल 4 दिया हुआ है। तो अब इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू होगा -3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे, 3 हो गया ये, और 3 अल्फ़ा बीटा यानी कि मूलों का जो गुणनफल है उसका मान 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फिर यहाँ से 2 है। तो इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे जो क्लियर सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि इस सभी वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं तो 2 का क्यूब हो गया 8 और ये गुणा हो जाएगा 3 में 4 से करेंगे 12 और 12 में 2 से करेंगे 24, 8 में से 24 गया तो ये -16 इसका आंसर होगा। और देखिए इसी बात ये 7वां प्रश्न भी है कि कह रहा है कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए इसको ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, यानी कि 15C11 इसको लिखते हैं, जिसमें इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 15 और ये हो जाता है फैक्टोरियल 15 और माइनस उसमें से ये क्या करते हैं कि उसमें से घटा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये 15 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल का मतलब 15, फिर 14, 13, 12, 11 और चूँकि यहाँ पे 11 फैक्टोरियल में नीचे हैं तो यहीं पे रुक जाते हैं। और यहाँ से जो है कि ये 4 होगा, तो फैक्टोरियल 4 को जब करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे होता है। तो फैक्टोरियल 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और नीचे देख लीजिए यहाँ से आप और भी कटा सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हुआ और यहाँ से देखिए 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में और यहाँ से 3 से 15 कटेगा 5 बार में और 2 से कट जाएगा 7। इस तरीके से गुणा कराते हैं तो टोटल जो आएगा वो 1365 इसका आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ से 8वां प्रश्न जो होगा जीके जीएस का है, देखिए यहाँ पे, और इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन बी, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कि भारत को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया। भारत को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था। तो देखिए बिहार में, यानी कि बिहार को मुग़ल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा मिला था, वो 1580 ईस्वी में मिला हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर इसमें ए है। और नेक्स्ट ये प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में इसका आंसर हो जाएगा कि श्री कृष्ण सिंह इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे, कौन बने थे। तो इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा। देखिए 11वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा इसका आंसर होगा। और इसमें 12वां प्रश्न देखते हैं कि 2 जनवरी 2023 में किस जिला को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये 12वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कोलम, यानी कि जो कर्नाटका का एक ज़िला है जिसे संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रभाव अन्ने। ये इसके जो है कि ये अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और ये हरिप्रसाद चौरसिया जो है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और पाराबैंगनी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं क्षति से, यानी कि यूवी से क्षति से, पाराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णा कौन सा है, यानी कि कौन सा जो रंग है। तो इसका सही जवाब है यानी कि कैरोटीनाइड, इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि
2 और 4 जो हैं कि इसमें से सही हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के विषय में 2 सही हैं और 4 सही हैं, यानी कि इनके ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं और इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षक बल नहीं होता है। और इसका अगला प्रश्न है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे, ये बताना है कि इसमें क्या होंगे। तो देखिए इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 जो है कि डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है कि लार ग्रंथि से इसमें बताना है कि क्या स्रावित होता है। तो देखिए लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। भारी जल के नामकरण का जो आधार होता है, यानी कि यह प्रोटियम, इसका ऑप्शन बी है कि यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है और जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ये इसका नामकरण का आधार है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से निम्न में से कौन सी गैस निकलती हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका सही जवाब है अमोनिया गैस निकलती हैं। और इस तरीके से इसमें क्लोरीन के विषय में है। देखिए क्लोरीन जो होता है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं कि वो जो है कि एक विषैली गैस हैं और जो गाड़ियों के धुओं से निकलती हैं। और इस तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्ल वर्षा में उसकी सर्वाधिक भूमिका होती हैं, यानी कि इस तरीके से सभी ऑप्शन के विषय में आपने सुन लिया। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, यानी कि ऊपर की दिशा में, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है कि ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फॉक्सिंग कहा जाता है। और इसके चलते किताबों के जो पन्ने होते हैं वो भूरे हो जाते हैं। और इस तरीके से ये किताबें और जो पोस्टेज होते हैं, स्टैम्प और प्रमाण पत्र आदि पर ये इनके धब्बा और उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इस तरीके से ये भूरे हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। देखिए 23वां प्रश्न है। तो भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और उसके बाद से दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है भारत में। तो इस तरीके से, और जो भील जनजाति है सबसे ज़्यादा ये जो है ये गुजरात में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी कृपलानी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। मसालों का बगीचा जिसको कहते हैं तो वो केरल है, यानी केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बताना है कि किसमें कौन थे। ये 26वां प्रश्न होगा। तो इसका सही जवाब इसमें से है, यानी कि ये नरेंद्र देव जो हैं वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष थे। और इसका अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है कि इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी के गर्भ यानी कि क्रोड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये अगला प्रश्न है। 28वां प्रश्न है इसका। और सही जवाब है कि लौह जो है यानी कि लोहा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ये बताना है कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इसका सही जवाब देख लीजिए इसमें होगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है, यानी कि डी में दिया है कि ए और बी दोनों, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने और मूलराज द्वितीय ने, दोनों ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि 1857 का जो संघर्ष है वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा है, ये 30वां प्रश्न है। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि L.E.R. रीज ने कहा था। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का जो पड़ोसी देश है वो भूटान है। और इसके बाद से इसमें नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं कि किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है। तो ये किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब है कि ये कावेरी नदी पर है। और इसमें का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य जो है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित हैं।
तो इसमें से बेरिंग जो है कि जलद मरुमध्य जो है वो अमेरिका और रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए इसमें दो जो है कि 1764 वाला ऑप्शन है। सही जवाब है कि 22 अक्टूबर को हुआ था ये, और 22 अक्टूबर 1917 को बक्सर का युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें से देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। 22 अक्टूबर इसमें डेट नहीं दिया है, न तो 1764 तो दो बार दिया हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध से भी संबंधित देखिए एक सवाल है कि पलासी के युद्ध में यानी युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो इसमें सही जवाब इसका है कि मीरन को बनाया गया था, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है। और जिसके लिए कम से कम जिस सदन में ये अब महाभियोग लगाया जाएगा तो कम से कम उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना जरूरी है। और इसका अगला प्रश्न है कि नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था, यानी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसे हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। इसे सूरत फूट भी कहा जाता है, क्योंकि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति ये कौन सी शक्ति है? तो ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है? होमो सेपियंस का अर्थ होता है कि समझदार होमिनोड जो होते, इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। तो ये टेस्ट सीरीज 11 के कुछ प्रश्न थे आपने देखा, और इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टेस्ट सीरीज जो 12वां टेस्ट सीरीज होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए अभी न्यू बुक जो है कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का आया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक करके है वो, यानी कि जितना जो ये अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीआरई का, तो उसमें के सभी विषयों के उसमें सेट दिया हुआ है डिस्कशन के साथ। और इसी रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक और भी अभी आने वाला है 6 to 8 या 9 10th के लिए, तो हम उसी बुक से जो है कि उसमें का जो विषयवार टेस्ट सीरीज होगा उसको हम कराएंगे।